हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए का रिवीजन करेंगे और कम समय में पूरे लेसन का रिवीजन करेंगे। आपको बता दें, ये जितनी भी क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत को देखते हुए चलाई जा रही हैं। आपको हर एक लेसन का क्विक रिवीजन देखने के लिए मिलेगा। हम पिछले 4 लेसनों का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने वो 4 लेसन नहीं देखे हैं तो आप जाकर पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि लेसन है यात्रियों के नज़रिए। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं को के करने का उद्देश्य क्या था, मतलब लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो सबसे पहला, महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में यात्रा की, यानी जो भी महिलाएं और पुरुष होते थे वो कार्य की तलाश में कि हमें कहीं काम मिल जाए उसकी तलाश में यात्रा करते थे। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए लोगों ने यात्रा की, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कहीं पर भी सूखा पड़ गया या कहीं ज़्यादा वर्षा हुई, सूखा वर्षा या कहीं भूकंप वगैरह आया तो इससे बचने के लिए लोगों ने यात्रा की। तीसरा, व्यापारियों सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में लोगों ने यात्रा की, मतलब कई लोग व्यापार के लिए, कई सैनिक कहीं किसी भी राजा के यहाँ सैनिक बनने के लिए, पुरोहित मतलब जो आज के ज़माने में पंडिताई जिसे बोलते हैं ऐसे करने के लिए, तीर्थ यात्री मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए यात्रा की। साथ ही साहस की भावना को प्रेरित होकर, मतलब एक साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। ठीक है, तो इस उद्देश्य से लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। आगे बढ़ते हैं। 10वीं और से 17वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आए यात्री, यानी 10वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत में कौन कौन से यात्री आए। तो इनमें सबसे पहला यात्री था अलबर्नी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। ध्यान रखना, इनके देश जरूर याद रखना, पूछा जाता है। तो अलबर्नी किस देश से आया था, उज्बेकिस्तान से। दूसरा, इब्न बतूता, ये किस देश से आया था, मोरक्को से। ध्यान रखना, किस देश से आया था, मोरक्को से। इसके बाद फ्रांसवा वर्नियर, तो ये किस देश से आया था, फ्रांस से आया था। आगे देखेंगे अब्दुल रज्जाक, तो यह यात्री हेरात से आया था। कहाँ से आया था, हेरात से। इन 4 यात्रियों के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में 10वीं शताब्दी से कम 17वीं शताब्दी तक आई थी। ध्यान रखना, इनके देशों के नाम याद रखना, अलबर्नी उज्बेकिस्तान से, इब्न बतूता मोरक्को से, फ्रांसवा फर्नियर याद करने के लिए, देखो फ्रांसवा है तो ये कहाँ से आया था, फ्रांस। अब्दुल रज्जाक ये आया था हेरात से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अलबर्नी के बारे में जानेंगे कि अलबर्नी कौन था। तो अलबर्नी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिस्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिस्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबर्नी ने उस समय उपलब्ध सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो मतलब उस समय जो उज्बेकिस्तान में एक जगह थी ख्वारिस्म, वहाँ पर शिक्षा का केंद्र मतलब महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र, मतलब यहाँ शिक्षा सबसे अच्छी दी जाती थी। ठीक है, वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल है। मतलब जो अलबर्नी था उसको कई भाषाओं को ज्ञान था, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल थी। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, मतलब उसको यूनानी भाषा की जानकारी नहीं थी, पर फिर भी वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों ने कार्यों से पूरी तरह परिचित था। मतलब जो प्लेटो और यूनानी दार्शनिक थे उनके कार्यों से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे। तो सन 1017 ईस्वी में
ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। कहाँ ले गया था? गजनी। मतलब 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात, मतलब ख्वारिज्म जो जगह थी वहाँ पर आक्रमण करने के में सुल्तान महमूद गजनवी ने उस पर आक्रमण किया और कई विद्वान और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। ठीक है, अलबर्नी भी उनमें से एक था। मतलब देखो वहाँ से यहाँ आने की कहानी कि ख्वारिज्म पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और वहाँ से कई विद्वानों को अपने साथ ले गया। वह बंधक के रूप में गजनी के यहाँ आया था, मतलब बंधक बनाकर गजनी आया था। वह धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा, मतलब जो अलबर्नी था उसे धीरे धीरे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु पर उसने अपने बाकी जीवन नहीं बिताया। मतलब 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया, मतलब कहाँ पर? जो गजनी था वहाँ पर बिताया। ठीक है, आगे देखेंगे। अलबर्नी ने ब्राह्मण के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब अलबर्नी था जो उसने ब्राह्मणों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखेंगे अलबर्नी की यात्रा। तो अलबर्नी ने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी? तो देखिए, अलबर्नी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया तथा उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस समय उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। किसका? गजनवी साम्राज्य का। ठीक है, हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अलबर्नी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान हिस्सा बन चुकी थी। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अब देखिए अलबर्नी की किताब उल हिंद। तो यह पुस्तक अलबर्नी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना, किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। जो किताब उल हिंद है उसकी भाषा सरल है और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ध्यान रखना, कितने अध्यायों में? 80 अध्याय हैं। तो किताब उल हिंद के कितने अध्याय हैं? 80 अध्यायों में विभाजित है। आगे देखेंगे तो आरंभ में एक प्रश्न फिर उत्तर कुछ ऐसे लिखा गया है इस पुस्तक को। मतलब पहले कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसके बाद उसका उत्तर, जिस तरीके से अपन लोग लिखते हैं ना उसी तरीके से में भी बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो अंत में एक अन्य संस्कृतियों से तुलना है। मतलब अंत में और जो अन्य संस्कृतियां हैं उनसे तुलना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अलबर्नी की लेखन के कार्य की विशेषताएं। तो अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया, यानी जितनी वो लिखा है उसने सब में अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय का उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। मतलब इन ग्रंथों की लेखन की सामग्री शैली है तो उसका विषय और दृष्टिकोण था वो आलोचनात्मक था। मतलब एक दूसरे की आलोचना करता था। उसके ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। मतलब दंत कथाओं या खगोल विज्ञान के बारे में और चिकित्सा संबंधी सबके बारे में वो लिखता था। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था,
फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना होती थी। ठीक है। इसके बाद अलबर्नी की जाति व्यवस्था का विवरण। अलबर्नी की जाति व्यवस्था का विवरण। तो अलबर्नी ने यह बताने की कोशिश करी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि फारस में भी है और अन्य देशों में भी है। उसने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। जो प्राचीन फारस था उसमें 4 वर्ग हुआ करते थे। उन 4 वर्गों में कौन कौन आता था? तो देखो, पहला घुड़सवार तथा शासक वर्ग था। दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग था। तीसरा वैज्ञानिक, चिकित्सक और खगोल शास्त्री वर्ग था। चौथा किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग था। तो ये 4 वर्ग फारस में हुआ करते थे। उसने बताया कि इस्लाम में सभी को समान माना जाता था। समान माना जाता था। मतलब इसमें ध्यान रखना, जो भी उसने बताया कि इस्लाम में सभी को समान माना जाता था। कैसे माना जाता था? समान माना जाता था। उसने भिन्नता धार्मिक अनुसरण में था। मतलब उनकी भिन्नता जो थी वो केवल धार्मिक अनुसरण में थी। ब्राह्मणवादी परंपरा में अस्पृश्यता को अलबर्नी ने गलत माना है। यानी जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी उसमें जो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत था उसको अलबर्नी ने गलत माना है। हर चीज को अपवित्र हो जाता था। मतलब अगर वह किसी भी चीज को छू लेता तो अपवित्र हो जाती थी। पुनः पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है। हर वह चीज जो अपवित्र हो जाती थी उन्हें पवित्र प्राप्त करने का प्रयास करती थी। अब देखिए दूसरा जो यात्री था यवन बतूता। कौन है? यवन बतूता। तो आज अब हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन था यवन बतूता। ठीक है। तो यवन बतूता का जीवन। यवन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। तो इसके यात्रा वृत्तांत को कहा जाता है रिहला। क्या कहा जाता है? रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मतलब जो ये इसका जो ग्रंथ यात्रा वृत्तांत है रेहला, वो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और के विषय में प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा तथा रोचक जानकारी देता है कि मतलब यहाँ पर कैसी संस्कृति थी, किस तरीके का जीवन यापन लोग कर रहे थे। तो जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था? तो आप सभी को पता है मोरक्को की इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। मतलब जो मोरक्को में तेंजियर नामक जगह हुई थी, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। मतलब ये अपनी इस्लामी कानून और शरिया के लिए बहुत फेमस था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की थी। मतलब कम समय में ही, क्योंकि इसके परिवार में पहले ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, तो कम समय में ही इसने उसको प्राप्त कर लिया था। यात्रियों से अर्जित अनुभव को इब्न बतूता ज़्यादा महत्व देता था। यानी यात्रियों को से अर्जित अनुभव को इब्न बतूता ज़्यादा महत्व देता था। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों से अर्जित अनुभव को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानता। मतलब वो किताब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहीं से घूम के आया और उसने जो चीज़ बता दी उसको वो सबसे महत्वपूर्ण मानता था। ठीक है। क्योंकि और उसने यात्रा करने का बहुत शौक था। मतलब जो इब्न बतूता था उसे यात्रा करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। ठीक है। अब देखिए इब्न बतूता की यात्राएं कहाँ कहाँ की उसने यात्रा की। तो 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं
कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और दिल्ली तक की यात्रा की। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया और गया, और वह चीन भी गया। ठीक है, चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया, और वह जहाज से सुमात्रा भी गया। कहाँ गया? सुमात्रा भी गया। ठीक है, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं क्या थी? तो चीन के विषय में उसने उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, मतलब जिस तरीके से मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी, उसकी वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। तो इसकी चीन की यात्रा वृत्तांत मार्को पोलो से की जाती है। आगे इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया है। ठीक है, आगे देखेंगे दो भारतीय वस्तुएं जिसे ने इब्न बतूता के पाठक पर अपरिचित थे। एक तो नारियल और दूसरा पान का पत्ता। इनसे उसके पाठक जो थे वो अपरिचित थे। इब्न बतूता का द्वारा शहरों का वर्णन, यानी किस शहर को क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इब्न बतूता जब भारत में आया तो भारत के बाजारों में घूमा। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। तीसरा, इब्न बतूता ने बताया कि किसी के पास कौशल है तो और इच्छा है तो इस शहर में अपने में अवसरों की कमी नहीं है। मतलब अपने कौशल और इच्छा से इस शहर में बहुत काम है। अवसर मतलब होता है काम। शहर घनी आबादी वाले और भीड़ भड़ाके वाले थे। मतलब जो शहर थे वो घनी आबादी वाले थे और भीड़ भड़ाके वाले थे। सड़क बहुत ही चमक धमक वाली थी, मतलब बहुत सुंदर सड़कें थी। बाजार बहुत ही रंग बिरंगी सुंदर थी, मतलब रंग बिरंगी दुकानें लगी थी तो बहुत सुंदर थी। यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे, मतलब अलग अलग बाजार लगते थे, जैसे कहीं सब्जी कहीं ऐसे, तो अलग अलग वस्तुएं भरे रहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया और बताया कि यह भारत में सबसे बड़ा है। मतलब इब्न बतूता ने दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया। इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था। मतलब जो दौलताबाद था वो दिल्ली से कम नहीं था और आकार में दिल्ली को भी चुनौती देता था, क्योंकि दौलताबाद भी दिल्ली साम्राज्य की राजधानी रही है। बहुत सारी बाजारों में मंदिर और मस्जिद दोनों होती थी। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का कपड़ा महंगा था और केवल धनी आदमी भी उन्हें पहन सकते थे, जो मलमल का कपड़ा होता था। ठीक है, आगे देखेंगे इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन, यानी किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातें पहुंचाई जाती थी संचार प्रणाली में। तो इब्न बतूता ने बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली थी अश्व डाक व्यवस्था। अश्व मतलब घोड़े, तो लोग घोड़े से एक जगह से दूसरी जगह डाक व्यवस्था मतलब चिट्ठी पत्र पहुंचाते थे। दूसरा पैदल डाक व्यवस्था थी। कौन सी थी? पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था क्या थी? तो इसे उलूक भी कहा जाता था। इस व्यवस्था में हर 4 मील पर राजकीय घोड़े खड़े रहते थे और घोड़े संदेश लेकर जाते थे। ठीक है, तो दूसरा पैदल डाक व्यवस्था क्या थी? तो इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे जिन्हें दावा कहा जाता था, और इसमें संदेश वाहक के हाथ में छड़ लिए दौड़ लगाया है और उसकी छड़ में घंटियां बनी होती थी। हर मील पर एक संदेश वाहक लिए तैयार रहता था। मतलब अगले मील के लिए कोई और, अगले मील के लिए कोई और, तो हर मील पर लोग खड़े रहते थे। देखिए अब अगले यात्री के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है फ्रांसवा वर्नियर। देखते हैं फ्रांसवा वर्नियर कौन था। तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक था। फ्रांसवा वर्नियर एक दार्शनिक और इतिहासकार भी था। फ्रांसवा वर्नियर भारत काम की तलाश में आया था, मतलब भारत काम करने के लिए आया था। फ्रांसवा वर्नियर 1656 से 1668 यानी भारत में 12 साल रहा है। कितने साल रहा है? 12 साल रहा है। फ्रांसवा वर्नियर मुगल साम्राज्य में
अफसरों की तलाश में आया था। बर्नियर ने शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का चिकित्सक था। मतलब ये दारा शिकोह की इसने मतलब चिकित्सा की थी। मतलब ये चिकित्सक मतलब आज के ज़माने में कहें तो डॉक्टर था। ये क्या था? डॉक्टर था। अब बर्नियर की लिखित पुस्तक जिसका नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्परर, ध्यान रखना इस पुस्तक को आप याद रखना कि पूछी जा सकती है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो बर्नियर की पुस्तक है। किसकी है? बर्नियर की। आगे देखेंगे बर्नियर के लेखनी की विशेषता। तो बर्नियर ने एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा उसे उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, मतलब जिनको बुरा पाया, उनको उजागर करने की कोशिश की गई। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्गों को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय लें जिन्हें वह सही मानता था। ठीक है, आगे देखें बर्नियर के ग्रंथ। तो बर्नियर का जो ग्रंथ था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रशिक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन की सके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया है। उसने पूरे मुगल साम्राज्य की जो चर्चाएं थी उनको इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया, मतलब इसमें लिखने का किया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से कर रहा था, सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि इसने जो भी जितना भी जो बताया है वो केवल किसके बारे में बताया? मुगल साम्राज्य की। इसने मुगल साम्राज्य की तुलना यूरोप के साम्राज्य से करता था। बर्नियर द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना। तो बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में उसने विवरण लिखे हैं। ठीक है, तो बर्नियर वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। ठीक है, और उसने देखा कि प्रमुख कृतियां फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित किया था और उसने कई अन्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे थे। ठीक है, इसके बाद लगभग दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति में यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। मतलब भारत की स्थिति यूरोप से भी क्या थी? दयनीय थी। आगे देखिए बर्नियर द्वारा भारत का चित्रण। तो बर्नियर द्वारा भारत का चित्रण कैसे किया गया है? तो बर्नियर का भारत का चित्रण दबी विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप की प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है। मतलब विलोम, मतलब जैसा यूरोप है उसका उल्टा कौन है? भारत है। या फिर यूरोप का विपरीत जैसा कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो विभिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध बताया, जिससे कि भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। ठीक है, इसके बाद बर्नियर द्वारा भारतीय समाज का वर्णन, यानी बर्नियर के द्वारा भारतीय समाज कैसा था? तो निजी स्वामी के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। मतलब जो भूमि और राजकीय स्वामित्व था वो दोनों के लिए क्या था? हानिकारक था। दूसरा, भारतीय समाज की दरिद्र लोगों के समरूप जन समूहों से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। मतलब भारतीय समाज में दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह में बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक है वो अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा अधीन बनाया जाता है। मतलब जो अमीर व्यक्ति होता था वो अपने अधीन गरीब लोगों को अपने अधीन काम करने के लिए प्रेरित करता था। आगे, गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच
नाम मात्र का कोई भी सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। मतलब जो गरीब से गरीब होता था, जो अमीर से अमीर होता था, उनके बीच में कोई भी संबंध, सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। वर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। मतलब मध्य बीच वाले लोग कोई नहीं, या तो सबसे ज़्यादा अमीर हैं या ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं। आगे देखेंगे वर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य का वर्णन। तो वर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। वह कहता है कि इसका राजा भिखारियों और लोगों लोगों क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। मतलब पूरे भूमि पर केवल राजाओं का ही अधिकार होता था। अब आगे देखेंगे शिविर नगर। तो शिविर नगर क्या थे? तो वर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। वह ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि ये ऐसे नगर थे जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका मानना था कि ये नगर राजकीय दरबार के आने पर तो ये नगर अस्तित्व में आ जाते थे, और राज दरबार के चले जाने पर नगर भी तेजी से समाप्त हो जाता था। ये उनके शिविर और नगर की बात थी। मतलब वर्नियर मुगल शहर जो थे तो उनको शिविर नगर कहा जाता था। ध्यान रखना इसमें कि पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन शहरों को क्या कहा जाता था, तो ये शिविर नगर कहा जाता था। बस इतना जरूर याद रखना है। आगे देखेंगे वर्नियर द्वारा नगरों का वर्णन। तो वह ऐसे नगरों का वर्णन करता है जो दरबारों के आने से नगर बन जाता था और चले जाने से अस्तविहीन हो जाती थी। वह शिविर नगर कहता है। और वह और भी कई प्रकार के नगरों का वर्णन करता है जो अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारी समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व तक सूचक है। मतलब अगर व्यवसायी लोग या अमीर लोग रहते थे तब तक ही यहाँ कोई अस्तित्व होता था। अब देखेंगे व्यापारिक वर्ग। तो बर्नियर व्यापारी वर्ग के बारे में निम्न बातें कहता है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक तथा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर सेठ कहा जाता। मतलब जो बड़ा व्यापारी होता था उसे नगर सेठ कहा जाता था। अब देखिए शहरों की व्यावसायिक वर्ग क्या क्या थी। तो शहरों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, जैसे हकीम या वैद्य कहा जाता था। अध्यापक को पंडित या मुल्ला कहा जाता था। अधिवक्ता को वकील कहा जाता था। चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेख आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रश्न पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे दास और दासियों की क्या स्थिति थी। तो बाजार में रखी अन्य वस्तुओं की तरह दास दासियों की खरीद और बिक्री होती थी और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाती थी। मतलब भेंट में दास और दासियों को दे दिया जाता था। इनका निम्न उपयोग होता था। पहला तो सुल्तान की कुछ दासियां संगीत में निपुण होती थी, मतलब गाना बजाना करती थी। दूसरा, सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था, मतलब कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तीसरा, दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। चौथा, पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में इनकी सेवाएं ली जाती थीं। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम में के लिए थी बहुत कम होती थी। मतलब उनकी कीमत बहुत कम होती थी घरेलू काम के लिए। अगला, सती प्रथा। तो कुछ
सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वमेव प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर देती थी। मतलब सती प्रथा का मतलब ऐसा होता था कि अगर किसी भी महिला का अगर पुरुष खत्म हो जाता था तो उसी समय उसी चिता पर उसकी महिला को भी जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा थी। ठीक है, बाकी ये हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। देखिए इसमें जो यात्रियों का वृत्तांत है, इसमें 3 यात्री बहुत महत्वपूर्ण है। हमने तीनों यात्रियों के बारे में पढ़ लिया है। जो 3 यात्री हैं उनमें से सबसे पहला है अलबर्नी, अलबर्नी के बाद इबन बतूता, इबन बतूता के बाद फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर हमने तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। आप भी इसको बहुत अच्छी से आराम से, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करो, जिससे क्या होता है कि हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब, एवं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर बताया करो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करो। और आगे किस टॉपिक की वीडियो चाहिए है, और भी जैसे इतिहास का तो चल ही रहा है, और कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों को परेशानी है तो उस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसकी भी सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद,